ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो सोनीपत में किसान आंदोलन में धरने पर बैठे हैं। गुरदासपुर के निहंग जत्थे पथखाली गुरु नानक रविवार रात को घर लौट गए हैं। उन्होंने पहले ही अपने घोड़े और सामानों को ट्रकों में लादना शुरू कर दिया था। घर लौटने से पहले जत्थे में शामिल निहंग हरविंदर सिंह ने बताया कि घर वापस जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि हमें आदेश है कि अब अपने डेरे में लौटना है। सरकार ने अब तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है और जो छोटी मोटी मांगे हैं उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा देख लेगा। चलिए सीधा हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता लाजपत लाइव जुड़ गए हैं। लाजपत से बातचीत कर लेते हैं। लाजपत, यहां सोनीपत में किसान आंदोलन में धरने पर बैठे गुरदासपुर के निहंग जत्थे अब वापस लौटने लगे हैं। सामान लाद चुके हैं ट्रकों पर और कहना है उनका कि हमें आदेश मिला है कि अब अपने घर वापस लौटना है। ये लोग तो वापस लौट रहे हैं, लेकिन जो एक बड़ा कुनबा है किसानों का, वो वापस नहीं लौट रहा है। वो अपनी मांगे मनवाने के बाद ही वापस लौटेगा। यानी यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा की अगर बात कर ले तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक हमारी अन्य मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक यह आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। यानी कह सकते हैं कि अब दो तरीके के लोग नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ किसान ऐसे हैं जिनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी वापस नहीं जाएंगे। और अगर यहां पर हम बात कर ले इन निहंग जत्थों की, तो ये वापस लौट रहे हैं क्योंकि इनको आदेश मिल गया है कि आप वापस जाइए, क्योंकि कृषि बिल जो है वो वापस हो गए हैं, कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, अब आपको घर जाना है। जी बिल्कुल, देखिए कंसर्न जो सिंगू बॉर्डर है वो एक बिंदु पॉइंट है जहां से किसान आंदोलन को मजबूती मिलती हुई। और नईम बाबाओं की बात करें तो नईम बाबा फौज जो है वो काफी बड़ी फौज है और काफी ताकत देती थी इस आंदोलन को, लेकिन उन्होंने अपनी घर जाने की वापसी तैयारी कर दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आंदोलन जो बैक होता हुआ नजर आ रहा है। बैक इसलिए कि जो नईम बाबा है वो सबसे बड़ी फौज है और जो दिल्ली का जो बिल्कुल सिंगू बॉर्डर है, जो बिंदु पॉइंट है जहाँ पर जो दिल्ली की तरफ से जो बैरिकेड लगाए गए हैं, वहां पर नईम बाबाओं की फौज आगे अड़ी हुई है, क्योंकि नईम बाबा फौज जो बहुत बड़ी ताकत है इस आंदोलन के लिए। और जो रात को पहरा लगाते हैं या दिन में जो इस आंदोलन का जो 10 किलोमीटर का जो दायरा है, जो घोड़ों पर जो तलवार हाथ में लेकर जो इनकी ताकत और इनकी शक्ति के लिए और इनको मनोबल बढ़ाने के लिए जो नईम बाबा थे वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ताकत थी। और नईम बाबाओं ने जो फैसला लिया है घर वापसी का, तो ये कहीं ना कहीं आंदोलन को लगता है कि समेटने की कोई ना कोई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्योंकि आपको बता दें कि कुछ जो किसान है वो कहीं ना कहीं खुश थे जो अपने घर वापसी लौटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जो किसान नेता है वो इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए, ताकत देने के लिए, जो किसान नेता है वो अपने कुछ जो चाहते हैं या गांव के हैं जो नजदीकी है उनको जरूर बुला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब आंदोलन सिमटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि 7 तारीख जो फिर से मिली है, क्योंकि तारीख पर तारीख मिली है, क्योंकि 1 मिली, फिर 2, 4 मिली, फिर 7 मिली, तो 3 तारीखें ऐसे मिली हैं जिन पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। अब फिर से जो 7 तारीख मिली है इस पर फिर देश की निगाहें, क्योंकि ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन है, बहुत बड़ा आंदोलन है, पूरे देश का ये आंदोलन है। तो इस आंदोलन को देश के प्रधानमंत्री ने जब वापसी ले लिया है, लेकिन लाजपत यहाँ सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर तीनों कृषि कानूनों को वापस ले चुके हैं, तो अब ये किसान अपने घर क्यों नहीं लौट रहे हैं? किसानों को क्या घर नहीं लौटना चाहिए? किसान लगातार यहाँ पर कह रहे हैं कि जो 700 लोग मर गए हैं, यहाँ पर जिन 700 किसानों की मौत हो गई उन्हें शहीदों का दर्जा दिया जाए, एमएसपी पर कानून बना दिया जाए। अरे किसी भी चीज के लिए सरकार को भी तो वक्त देने की जरूरत है। जब आप 1 साल तक रुक सकते हैं तो कुछ वक्त और दीजिए सरकार को। सरकार तो लगातार कह ही रही है कि वो बातचीत करेगी, इस पर कमेटी बन चुकी है, बातचीत होगी। क्या सरकार को थोड़ा सा वक्त किसानों की ओर से नहीं मिलना चाहिए? जी बिल्कुल कंसर्न, देखिए आपको बता दें कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं मंथन में जरूर लगी है और विस्तार जरूर जारी है, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज ने भी साफ कहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री ने वापसी कानून ले लिए थे तो ढोल नगाड़े बजाते हुए किसानों को अपने घर लौट जाना चाहिए, लेकिन कुछ ताकतें जो है इनके पीछे लगी हुई हैं ताकि आंदोलन समेटा ना जाए। लेकिन वही बात फिर है कि किसान नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए प्रयासरत हैं। उनकी बैठकों का दौर जारी है, गुप्त बैठकें लगातार जारी रहती हैं, 24 घंटे दिन रात जो है किसान नेता है वो अपनी मजबूती के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन अब जो किसान जो इस आंदोलन से कुछ जुड़े हुए थे वो घर वापसी जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसान जो है अब जो अपनी खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो अब 7 तारीख है वो काफी अहम तारीख है और बड़ी तारीख है,
इसमें जरूर फैसला लिया जा सकता है। जो 5 लोग जो मांगे गए थे सरकार की तरफ से, उस पर सहमति हो गई है। लेकिन अभी जो बैठक में यही निर्णय रहता है कि जो इस आंदोलन से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं हैं या जो भी जो इस आंदोलन से जुड़े हुए बातें हैं, उन पर जरूर सरकार विचार करे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को लाजपत सबसे बड़ी बात है कि गुरदासपुर के निहंग जत्थे ही नहीं, अब धीरे धीरे अगर हम बात कर ले तो पंजाब के कई किसान हैं जिनका ये कहना है कि राकेश टिकैत यहाँ पर सिर्फ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए इस आंदोलन को खत्म नहीं होने दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि लगातार यहाँ पर उनकी नेतागिरी चलती रहे, एक तरह से पूरे तरीके से अपनी राजनीति में वो यहाँ पर सक्रिय हो जाए। यही सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से वो पूरे आंदोलन को यहाँ पर हवा देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं जो इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, जिनका खुद ये कहना है कि भाई कृषि कानून वापस हो गए हैं, अब जो छोटी मोटी मांगे हैं उन्हें भी मान लिया जाएगा, घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर राकेश टिकैत डटे हुए हैं। कई किसान नेता हैं जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं, वो डटे हुए हैं। हैरान करने वाली बात एक और है यहाँ पर लाजपत, कि इस पूरे आंदोलन में अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी अच्छी खाने की चीजें यहाँ पर बनी हैं। गाजर का हलवा, बादाम, किशमिश, ये तमाम चीजें इस आंदोलन में चल रही थी। और इसके बाद इन 700 लोगों की मौत हो गई है और अब का कहना है कि जो 700 लोग मरे हैं इन्हें शहीदों का दर्जा दे दो। जी बिल्कुल, देखिए राकेश टिकैत का एक ही बयान जो सबसे बड़ा बयान था, जिस पर लोगों की अभी सियासत बनी हुई है और लोगों के विचार बने हुए हैं, कि राकेश टिकैत ने जब 26 जनवरी को बाद, जो राकेश टिकैत जो सबसे बड़ा चेहरा है इस आंदोलन को रोकने के बाद, जो 26 जनवरी की घटना थी, उसके बाद जो 27 तारीख की जो तारीख थी, उस पर काफी बड़ा जो राकेश टिकैत ने अपने आप को जो रोक नहीं पाए और वो मीडिया के सामने रोए, तो उसको लेकर आंदोलन को मजबूती मिली थी। और फिर राकेश टिकैत का एक ही बयान आया था कि तीनों कृषि कानून, वापसी तो घर वापसी। इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है आम चर्चा बनी हुई है कि आखिर राकेश टिकैत जो है इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे हैं। इस आंदोलन के जो मजबूती दी गई थी वो 26 जनवरी के बाद राकेश टिकैत ने दी थी। लेकिन अब किसान जो नेता हैं उनके अंदर जरूर कहीं ना कहीं ऐसी बातें जरूर देखने को मिल रही है कि जो किसान जो है वो कहीं ना कहीं बैठकों का दौर जरूर कर रहे हैं, लेकिन राकेश के आकर इनको मजबूती दे जाते हैं। तो ये आंदोलन की कहीं ना कहीं जो है रूपरेखा जो है, और देखिए आपको सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो 5 लोगों के नाम मांगे गए थे उसमें सबसे पहले राकेश टिकैत का नाम सामने आया था। फिर जो अंदर से गुप्त सूत्रों का हवाले से पता लगा था कि राकेश टिकैत का नाम है, फिर राकेश टिकैत ने फिर मना किया कि मैंने अपना नाम कटवा दिया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें कहीं जो है जो 5 लोगों के नाम दिए हैं तो वो भी कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार से बातचीत करने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये 5 लोग जो कितना सरकार को मना पाते हैं, कितनी मंथन होता है, एक बेंच पर बैठकर कितनी बातें होती हैं, क्योंकि जो 5 लोगों के जो नाम दिए गए हैं वो काफी अहम दिए गए हैं और सरकार इनको कितनी बातचीत होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 7 तारीख पर फिर से नजरें टिकी हुई है। जी कंचन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लाजपत का, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने का बेहद शुक्रिया। तो बॉर्डर से यहाँ पर अगर देखा जाए तो गुरदासपुर के निहंग जत्थे तो वापस लौट रहे हैं और अब धीरे धीरे कई किसान ऐसे हैं जो वापस लौट जाएंगे, लेकिन कई ऐसे बड़े किसान हैं जिस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे, उनका जाने का मूड यहाँ पर नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोहतक में नई नवेली दुल्हन को गोली मारने का मामला काफी ज्यादा गर्मा गया है। विश्व हिंदू परिषद ने इसे लव जिहाद का मामला बताया है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने पूरे मामले में पुलिस जांच पर भी सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुरेंद्र जैन, जिन्होंने जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश लव जिहाद और धर्मांतरण का गढ़ बनता जा रहा है। बता दें कि रोहतक में शादी के जोड़े में ससुराल जा रही दुल्हन को बदमाशों ने गोली मार दी थी और इस दौरान बदमाशों ने पहले दूल्हे की गाड़ी को ओवरटेक किया, फिर दूल्हे को नीचे उतारकर दुल्हन को 3 गोली मार दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी साहिल को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है और उसके दोस्तों की तलाश में जुटी है। तो रोहतक में नई नवेली दुल्हन को गोली मारने का जो मामला है वो काफी ज्यादा गर्मा गया है। विश्व हिंदू परिषद ने अब इसमें एंट्री ले ली है और लव जिहाद का मामला इसे बता दिया है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने पूरे मामले में पुलिस जांच पर भी सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुरेंद्र जैन, जिन्होंने कहा है कि जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश लव जिहाद और धर्मांतरण का गढ़ बनता जा रहा है।
इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजू राज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू से बात कर लेते हैं। राजू, जिस तरह से रोहतक में नई नवेली दुल्हन के गोली मारने का जो मामला है वो काफी ज्यादा गर्मा चुका है। अब विश्व हिंदू परिषद की इसमें एंट्री हो गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लव जिहाद का मामला है। राष्ट्रीय प्रवक्ता है हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन, जिन्होंने कहा है कि लव जिहाद पर कानून बनना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 1 दिसंबर की ये देर रात की ये घटना है जब एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल के लिए घर से निकली थी और बीच रास्ते में ही उसके एक जो जानकार थे, उनके जो फ्रेंड सर्कल में थे, उस युवक ने उसकी निर्मम गोली मारकर हत्या कर दी। ससुराल पहुंचने से पहले ही उसकी ये हत्या की गई थी और दुल्हन को जो है लगभग 5 गोलियां मारी गई थी। फिलहाल जो है दुल्हन की गोलियां 4 गोलियां निकाल दी गई हैं, लेकिन अभी एक गोली बाकी है। वहीं दुल्हन को अभी तक पीजीआई में होश नहीं आया और हालात जो है काफी गंभीर बने हुए हैं। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी को देर रात गिरफ्तार कर लिया है और आज जो है जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस पर विश्व हिंदू परिषद ने सवाल भी उठाए हैं कि जिस तरीके से लड़का जो है वो मुस्लिम है और लड़की हिंदू है, तो कहीं ना कहीं लव जिहाद का ये मामला है और जिसके चलते इतनी बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। इस सारे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से अगर इस पूरे मामले को देखा जाए यहाँ पर राजू, तो पूरा मामला यहाँ पर एक तरफा मोहब्बत का बताया जा रहा है कि ये लड़का एक तरफा प्यार करता था इस लड़की से और सनकी था और इसी वजह से लड़की को शादी करने के लिए मना किया। इसके बावजूद जब लड़की की शादी तय कर दी गई तो इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक तरफा प्यार के चलते ये हत्या हुई है और जो लड़का जो है वो एक तरफा प्यार इस लड़की से करता था, लेकिन कहीं ना कहीं जब घर वालों ने इसकी मंशा देखी और इसका जो मानसिक संतुलन देखा तो कहीं ना कहीं घर वालों ने इस लड़के को काफी बार समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन ये लड़का नहीं माना और दुल्हन को बेरहमी से इसने 5 गोलियां मारी और उसके बाद जो है ये वहां से फरार हो गया। पुलिस ने जो इसके अन्य साथी हैं उनको भी गिरफ्तार किया है और जो मुख्य आरोपी कल देर रात यूपी से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आज जो जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू, हमारे साथ इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने का बेहद शुक्रिया आपका। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जिसे तमाम अखबारों में जगह मिली है और जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में रही है कि प्रदेश में एक तरफ प्रदूषण से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, दूसरी तरफ नारनौल के नांगल चौधरी रोड पर गांव मांदी के पास कृष्णावती नदी में एक निजी कंपनी एनजीटी के आदेशों की सरेआम यहां पर धज्जियां उड़ाती नजर आ रही है। ये प्राइवेट कंपनी दिन रात क्रैशर का काम करते हुए लगातार प्रदूषण में यहां पर इजाफा कर रही है। लगातार एक तरफ लोगों को यहां पर ये कहा जा रहा है, ये सलाह दी जा रही है कि ऐसा कोई भी काम आप ना करें जिससे आप वातावरण को खराब करें। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, इससे बचने की बेहद जरूरत है, लेकिन ऐसे में एक कंपनी नारनौल के नांगल चौधरी रोड पर है। कृष्णावती नदी में एक निजी कंपनी है एनजीटी, जिसके आदेशों की यहाँ पर सरेआम धज्जियां वो उड़ाते हुए नजर आ रही है। प्राइवेट कंपनी दिन रात क्रैशर का काम करते हुए लगातार यहाँ पर प्रदूषण को हवा देते हुए नजर आ रहे हैं, इसका इजाफा करते हुए नजर आ रहे हैं। एनजीटी के आदेशों को नजरअंदाज किया जा रहा है। दिन रात ये कंपनी क्रैशर का काम कर रही है। बढ़ते प्रदूषण के बीच कंपनी की ये लापरवाही लगातार सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर एनजीटी की तरफ से आदेश दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कंपनी लगातार अपना काम कर रही है। दिन रात क्रैशर का काम यहाँ पर किया जा रहा है, जिस वजह से प्रदूषण और ज्यादा बढ़ रहा है। आसपास के लोगों का तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है ऐसे में। तो ये खबर है नारनौल की। प्रदेश में एक तरफ प्रदूषण से राहत यहां पर बिल्कुल मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सुबह का वक्त तो इतना खराब होता है, जहां सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, सुबह की ठंडी ताजगी लेने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन आज का आलम और आज की तस्वीर अगर आप देखें तो तस्वीर ऐसी है जिसमें आपको सामने सिर्फ धुंध नजर आएगी, और वो धुंध ठंड की वजह से नहीं, प्रदूषण की वजह से। प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ चुका है जिसकी वजह से सामने की जो विजिबिलिटी है वो भी बिल्कुल गायब हो चुकी है। विजिबिलिटी
विजिबिलिटी नहीं है, लोग सामने एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद सांस लेने में लोगों को समस्याएं हो रही हैं। प्रदूषण का स्तर AQI लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन की अगर AQI लेवल की अगर हम बात करें तो सुबह के वक्त AQI लेवल लगभग 350 के पार होता है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में सबसे ज्यादा जलन हो रही है, खांसी की समस्या यहाँ पर लोगों को हो रही है। लोगों का कहना है कि लगातार यहाँ पर NGT के द्वारा तमाम कंपनियों को यह आदेश दिया गया है कि आप ऐसा कोई काम न करें जिससे प्रदूषण और ज्यादा बढ़ सके, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ दिन रात ये कंपनी क्रैशर का काम कर रही है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सुशील, जिस तरीके से यहाँ पर प्रदेश में एक तरफ प्रदूषण से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये पूरा मामला कृष्णावती नदी में है, जहां पर एक निजी कंपनी ने NGT के आदेशों की अवहेलना की, यहाँ पर उनकी धज्जियां उड़ाई। क्रैशर का काम लगातार यहाँ पर चल रहा है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में भी काफी परेशानियां हो रही हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से NGT के आदेश है, NGT के आदेश के पालना यहाँ लोग कम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं या क्रैशर चल रहे हैं। इन क्रैशरों के चलने की वजह से जो धूल का गुब्बार है वो उठता है, जिससे आम लोगों को बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग बड़े भारी परेशान हैं। लोगों का कहना है जब NGT ने आदेश दिए हुए हैं कि क्रैशर नहीं चलेंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसकी अवहेलना कर रहे हैं और अवहेलना करते हुए क्रैशर चला रहे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। धूल उड़ने की वजह से सांस लेने में दिक्कत आ रही है, फसलों को नुकसान हो रहा है। इस तरीके के नुकसानी का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल, अगर यहाँ पर देखा जाए सुशील, जिस तरीके से NGT ने लगातार आदेश दिए हैं कि ऐसा कोई भी काम आप मत करिए जिसकी वजह से आप प्रदूषण को बढ़ावा दे सके, क्योंकि दीपावली के बाद से अब तक का अगर आप माहौल देख लेंगे, सुबह के वक्त तो वो स्थिति होती है सुशील की विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, आप एक दूसरे को सामने देख नहीं पाएंगे, वाहन नहीं चला पाएंगे, सांस लेने में लोगों को समस्याएं हो रही हैं। जो पहले से ही बीमार है, कोरोना अभी गया नहीं है, नया एक वेरिएंट ने लोगों की चिंताओं को बढ़ा रखा है। ऐसे में बढ़ता प्रदूषण भी लोगों के लिए खतरा है। जी, कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ प्रदूषण भी लोगों के लिए बहुत भारी खतरा बनता नजर आ रहा है। जिस प्रकार से लोग पहले कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन अब ये जो प्रदूषण हो रहा है, इस प्रदूषण का भी जनता के ऊपर बहुत भारी असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी को लेकर जागरूक नागरिकों ने, जागरूक ग्रामीणों ने कहा कि इस तरीके की जो क्रैशर्स है या जो प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके ऊपर पूर्णतः रोक लगनी चाहिए। इस कंपनी पर किसी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है? क्या कोई बातचीत कंपनी के मालिक से या कंपनी में जो लोग अधिकारी जो मौजूद हैं उनसे किसी तरीके की कोई बातचीत हो पाई है? नहीं, अभी तक इनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई है। अभी प्रशासन जो है इस पर कदम उठा रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी कहना है कि अभी जो लोग इस तरीके का पोल्यूशन फैला रहे हैं, इनको नोटिस दिया जाएगा, इनको नोटिस के माध्यम से इन्हें बंद करने के लिए कहा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने का बेहद शुक्रिया आपका सुशील। तो लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि NGT ने जो आदेश दिए हैं उसकी अवहेलना मत करिए। लोग लगातार परेशान हैं, कोरोना के बाद अब ये नया वेरिएंट और इस वेरिएंट के साथ ही अब ये प्रदूषण, तो लोगों की समस्याओं को बढ़ाने का काम मत कीजिए। लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर इन्हें सुधारिए और इन्हें ठीक करिए। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के निजी स्कूलों में नियम 134A के तहत दाखिलों के लिए रविवार को एंट्रेंस एग्जाम हुआ, जिसके लिए प्रदेश भर में 201 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वहीं 134A के तहत प्रदेश में लगभग 50,000 छात्रों ने परीक्षा दी। बताते चले कि इस बार शिक्षा विभाग ने 134A के टेस्ट के समय में बदलाव किया। कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए कोई आवेदन नहीं मांगे। इसके बाद मेरिट के आधार पर निजी स्कूलों में सरकार की ओर से मुफ्त पढ़ाई की जाएगी। तो प्रदेश के निजी स्कूलों में नियम 134A के तहत दाखिलों के लिए रविवार को एंट्रेंस एग्जाम हुआ, जिसके लिए प्रदेश भर में 201 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 134A के तहत प्रदेश में लगभग 50,000 छात्रों ने परीक्षा दी। बताते चले कि इस बार शिक्षा विभाग ने 134A के टेस्ट के समय में बदलाव किया है। कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए कोई आवेदन नहीं मांगा गया यहाँ। इसके बाद मेरिट के आधार पर निजी स्कूलों में सरकार की ओर से मुफ्त में पढ़ाई
करवाई जाएगी। 134A के तहत ये एंट्रेंस एग्जाम हुआ जिसमें तमाम ये बच्चे पहुंचे। सबसे ज्यादा केंद्रों की अगर बात कर ले तो पानीपत और सोनीपत में सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र लगाए गए। 13 परीक्षा केंद्र इन दोनों जगहों पर लगाए गए। लगभग 50,000 छात्रों ने ये परीक्षा दी है, ये एंट्रेंस एग्जाम दिया है। छात्रों के अंदर काफी उत्साह भी देखा जा रहा था और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा सुकून जरूर मिल रहा है। छात्रों को बड़े अच्छे से बिठाया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया है। आराम से क्लासेस में बैठकर एक सीट पर एक बच्चा बैठा हुआ है और एग्जाम दिया गया है। हालांकि मेरिट के आधार पर निजी स्कूलों में सरकार की ओर से अब मुफ्त पढ़ाई कराई जाएगी। 134A के तहत ये एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, बच्चे पहुंचे हैं, एग्जाम दिया है। 50,000 छात्रों ने परीक्षा दी है। शिक्षा विभाग ने 134A के टेस्ट में हालांकि थोड़ा सा बदलाव जरूर किया है। सभी यहां पर पहुंचे, सभी अपने पेरेंट्स के साथ पहुंचे, एग्जाम देते हुए नजर आए। तमाम यहां पर बच्चे, एंट्रेंस एग्जाम था, इसे लेकर काफी उत्साहित भी यहां पर ये बच्चे नजर आए। निजी स्कूलों में नियम 134A के तहत इन दाखिलों के लिए रविवार को ये एंट्रेंस एग्जाम हुआ। काफी महत्वपूर्ण एग्जाम रहा ये, जिसके लिए प्रदेश भर में 201 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सोनीपत और पानीपत ये दो जगह जहां पर सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए। 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए। यहां पर खास तौर से कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया गया। बच्चों को एक सीट पर एक ही बच्चा बैठा है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया, जो कि एक बेहद अच्छी बात है। 134A के तहत ये एंट्रेंस एग्जाम हुआ जिसमें तमाम बच्चे ये पहुंचे। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण एग्जाम रहा ये। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नरेंद्र हमारे साथ सीधा जुड़ गए, हमसे बातचीत कर लेते हैं। नरेंद्र, प्रदेश के निजी स्कूलों में नियम 134A के तहत दाखिलों के लिए एंट्रेंस एग्जाम कराया गया। इस एग्जाम को लेकर बच्चे काफी उत्साहित भी नजर आए। सबसे अच्छी बात और जो तस्वीरें हमने देखी हैं कि एक सीट पर एक ही बच्चा बैठा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा यहाँ पर ख्याल रखा गया है। जी देखिए कंसर्न, 134A एग्जाम को लेकर शिक्षा विभाग ने अच्छी तैयारियां की थी। वह कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए इस परीक्षा का आयोजन किया गया और बच्चे भी काफी संख्या में परीक्षा देने के लिए पहुंचे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो 50,000 छात्राओं ने परीक्षा दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो आज बाबरी विध्वंस की बरसी है, जिसको लेकर यूपी के कई शहरों में प्रशासन अलर्ट हो गया है। मथुरा, काशी और अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें चले कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा विध्वंस हुआ था, जिसका 28 साल तक मुकदमा चला और फैसला भगवान रामलला के पक्ष में आया। रामलला का भव्य मंदिर निर्माण शुरू हो गया। लेकिन 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद मुस्लिम समाज 6 दिसंबर को काला दिवस मनाते हैं। हिंदू समाज के लोग 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाते रहे हैं, जिसको लेकर तमाम कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। मगर पिछले 2 सालों से अयोध्या विवाद पर फैसला आने के बाद इस पर लगाम लग गई है। तो मुस्लिम पक्ष से मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर। मोहम्मद इमरान से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। मोहम्मद इमरान, बाबरी मस्जिद गिराए जाने को लेकर जिस तरीके से 1992 में जब इसका विध्वंस हुआ, उसके बाद कई तरह की चीजें सामने आई और इसे लेकर यह भी लगातार कहा जाता है कि आज का दिन मुस्लिम समाज काला दिवस मनाता है, जबकि अगर हिंदू समाज की बात कर ले तो हिंदू समाज इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। क्या कहेंगे आप इस पर? 6 दिसंबर 1992 को जो एक मस्जिद को जो डेमोलिश किया गया और मस्जिद को शहीद किया गया, उस दिन जो है वो संविधान की जो है वो धज्जियां उड़ाई गई। हमारा ये खूबसूरत देश, हमारा इतना प्यारा देश, सभी धर्मों का आदर इस देश में हुआ है। सभी धर्मों ने इसे आजाद कराया मिलकर। सभी धर्मों ने मिलकर इस देश के लिए खून दिया है, बलिदान दिया है। सभी धर्मों ने मिलकर इस देश के लिए अपना जो है वो एक कतरा खून का बहाया है। और संविधान से चलने वाले देश के अंदर
6 दिसंबर 1992 को संविधान को त्राही त्राही कर दिया गया, तोड़ मरोड़ दिया गया, फाड़ दिया गया। क्योंकि आप किसी की आस्था, अगर आपकी आस्था है तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई कम गिनती में है तो उसकी आस्था नहीं है उसके अंदर, ऐसा नहीं है ना कि अगर क्लास के अंदर अगर 40 बच्चे हैं और 2 जो है वो दूसरे मजहब के बच्चे हैं तो उनको दबाया जाएगा। बिल्कुल। उस दिन जो है अगर ये चलो, अगर उस दिन मस्जिद शहीद ना होती, मस्जिद ना तोड़ी जाती, तो क्या अब जो ये फैसला आया है, क्या ये फैसला आ सकता था ऐसा? क्या वो वहां तोड़ के फिर अब मंदिर बनता? क्या सुप्रीम कोर्ट उसको तोड़ने की, मस्जिद को तोड़ने की इजाजत देता? तो इसलिए 6 दिसंबर 1992 कभी भी मुसलमान नहीं भूलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बातचीत करने का बेहद शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ आज के अखबार में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।